गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस लॉ अकेडमी। आज के हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे। मुस्लिम फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम का टॉपिक है ना, तो एक चीज हम स्टार्ट कर दें। इससे पहले हम सेक्शन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम स्कूल, मैरिज, टावर भी बोलते हैं, डाइवोर्स, मेंटेनेंस का गिफ्ट, बिल, वर्क, गार्जियनशिप एंड एक एक करके हम टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन। अब बेसिकली एक ब्रांच है इसकी सिविल लॉ की। सिविल लॉ एक करता है दो टाइप की प्रोसेस होती हैं अगर लॉ की। मैं एक होता है आपका टेरिटोरियल, एक होता है पर्सनल। पर्सनल लॉस की जब बात की जाए तो वही सिविल लॉस होते हैं। पर्सनल लॉस कैसे हो गए? टू मैरिज एक्ट हो गया, अब पारसी, अब क्रिश्चियन मैरिज, अरे कोडिफाइड, अरे कोडिफाइड लॉज हैं। फेयर है। मुस्लिम लॉ जो है वो अनकोडिफाइड। मुस्लिम लॉ की बात करें अनकोडिफाइड है। हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो उसी में जाए, एक बार देख लो प्री व्यू में आपसे बता सकता हूँ। प्रोफेट मोहम्मद और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की अगर बात की में कभी-कभी आई ही कि प्रोफेट मोहम्मद थे। कब born हुए? 570 बर्थ हुआ। कहाँ पे? मक्का। देश का नाम क्या है? मक्का। उनके जो फादर थे, फादर साहब का नाम था अब्दुल अब्दुल्ला। जो मदर थी उनका नाम था अमीना। जब इनके डेथ हो गई, प्रोफेट मोहम्मद के अंकल थे अबू तालिब। उन्होंने एक बार बताया तो कि पेरेंट अंकल जो थे अबू तालिब, उन्हें एक बार जब प्रोफेट मोहम्मद 21 इयर्स के हो गए, ठीक, लोनली केव्स में थे। क्या नाम है? कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली एक एरा पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे वो रिसीव होते थे, ठीक, मैसेजेस ऑफ गॉड। यहाँ पे इनको मैसेजेस देते बेसिक फ्रॉम द गॉड। वहाँ में चले गए, आप बोल सकते हो, वहाँ पे ध्यान लगाया और वहाँ से भगवान से इनको मैसेजेस होते थे या तो भी कम्युनिकेशन चलती। तो एट द एज ऑफ 40 ईयर ही बिकेम प्रॉफिट। ईयर्स में गए, उसके बाद जब 40 ईयर्स के हुए तब एक प्रॉफिट मोहम्मद बोले। और ये जो मैसेजेस इनको नॉलेज मिली, इन्होंने फॉलो की।
इन्होंने लाइफ में फॉलो की। अब ये हीरा केव से कहाँ चले गए? ये चले गए मक्का। अब ये शिफ्ट हो गए मक्का में। मक्का के बाद ये चले गए मदीना। मक्का के बाद गए मदीना। और ये जो जर्नी थी मक्का से मदीना की, वो बोला जाता है हिजरत। ये जो जर्नी थी मक्का से मदीना, इसको बोला जाता है और इन डेथ है 632 एडी में। इनकी जो डेथ है वो 632 एडी में हुई। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि ई में जा सकते हैं और कभी-कभी किसी में गए भी हैं। अब आ जाता है व्हाट इज़ इस्लाम? प्रोफेट मोहम्मद की हमने इस्लाम की हिस्ट्री, मीनिंग है इस्लाम का। अगर हम मीनिंग ऑफ इस्लाम बताएँ, तो अगर रिलीजियस वे में बात की, रिलीजियस सेंस में बात की है, तो इट इज़ द सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड। और गॉड कौन हुए? अल्लाह। गॉड सिर्फ एक ही होते हैं एंड दैट इज़ अल्लाह। तो अगर हम सेक्युलर वे में बात करें, एब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम का अगर मीनिंग देखा जाए, तो इस्लाम का रिलीजियस वे में समर्पित कर दिया अल्लाह को। एक एक ही भगवान है और वो अल्लाह है। और सेक्युलर वे में बात की जाए तो शांति बनाए रखना। ठीक? तो इस्लाम में हमेशा ये याद रखना कि सिर्फ वन गॉड है, दैट इज़ अल्लाह। और अल्लाह के जो मैसेंजर थे, ठीक? वो कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद। इनके जो मैसेंजर थे वो कौन थे? वो थे प्रोफेट मोहम्मद। अभी हम देख ने जो भी मैसेजेस के कम्युनिकेशंस वगैरह हुई, ठीक? वो प्रोफेट मोहम्मद ने इसमें फॉलो की और वो चीज़ें हम अभी आगे पढ़े। बात आ जाती है हू इज़ मुस्लिम होना है। मुस्लिम वो व्यक्ति होगा जिनको हैसियत होगा इस्लाम। और इस्लाम क्या बोलता है? सिंपल सी चीज़, ठीक? कि सबमिशन कर दो आप गॉड पे और सिर्फ वन गॉड होंगे, दैट इज़ अल्लाह। और इनके मैसेंजर कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद। जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं वो मुस्लिम। प्लस मुस्लिम जो होते हैं वो ये 5 चीज़ें फॉलो करते हैं। 5 फॉलो कर सकते क्या है? मीनिंग फर्स्ट तौहीद, सेकंड वन इज़ नमाज़, थर्ड वन इज़ ज़कात, फोर्थ वन इज़ रोज़ा, हाँ, हज। ये 5 चीज़ें जो भी फॉलो कर रहा होगा वो तौहीद क्या होता है? तौहीद मीन्स कंप्लीट फेथ इन गॉड, ना पे है। और उनके मैसेंजर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद को बोलते हैं तौहीद। नमाज़, नमाज़ बेसिकली प्रेयर होती है और ये 5 टाइम डेली की जाती है। ज़कात
ज़कात मीन्स होता है हर मुस्लिम को कुछ ना कुछ डोनेशन के लिए चैरिटी के अपनी कुछ पार्ट निकालना। रोज़ा रोज़ा पूरे मंथ में फास्ट आते हैं, इससे पहले वो आप सब पता ही होगा कि हज हज का मतलब होता है मक्का एंड मदीना की करनी एक लाइफ में करनी, यहाँ पे मक्का और मदीना विज़िट करना। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं, तो फॉलो की जाती है। अब आता है शरीयत एक्ट शरीयत एक्ट 1989। शरीयत एक्ट बेसिकली अप्लाई होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, जो है वो गवर्न बाय किया जाता है। शरीयत एक्ट 19। अब इसका जो सेक्शन 2 है, ठीक, वो बताता है फॉलोइंग मैटर्स में शरीयत एक्ट अप्लाई हो। वो मैटर्स क्या-क्या है? फर्स्ट वन इज़ एशन, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्री, थर्ड वन इज़ मैरिज, फोर्थ डिवोर्स, फिफ्थ मेंटेन, सिक्स्थ पावर, गार्जियन, सिक्स्थ गिफ्ट, ट्रस्ट, वर्क। ये 10 चीज़ें हैं, जो कहता है कि यहाँ पे शरीयत एक्ट अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें, 2-3 बार ये क्वेश्चन बना भी हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया उत्तराखंड में एक बार ये पूछा गया है कि सेक्शन 2 में कौन-कौन सी दे रखी है या 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें से एक दे देंगे, रखी पे ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। हमने वर्ड देखा शरीयत, शरीयत का जो मीनिंग है लिटरली मीनिंग वो होता 5 टू बी फॉलोड, 5 टू फॉलोड। सिंपल सी थी, शरीयत ने एक्शंस दे रखी, तो गॉड ने मैसेजेस दिए थे, उससे इस चीज़ से शरीयत बना। अब अकॉर्डिंग टू शरीयत देयर आर 5 रिलीजियस फंक्शन जंक्शन, ठीक? शरीयत के अकॉर्डिंग 5 रिलीजियस ना फर्ज, पैकेज, हराम, थर्ड, हुंदू, फोर्थ, कहा फिफ्थ वन है। हम मतलब क्या होता है? फर्ज मतलब क्या हुआ? देखो वर्ड से ही समझ आता है, तो ड्यू है वो स्ट्रिक्ट, तो उन्हें फॉलो करनी है। हराम मीन बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक? बंदत मीन्स कुछ ऐसी एडवाइज़री है जो इन्हें फ़ॉलो करनी, अगर मुस्लिम है तो वो फ़ॉलो करोगे, ठीक? वो पूरा ठीक, ऐसी एडवाइज़री जो बिल्कुल भी नहीं करनी और जायज़ मीन्स नॉट एक्सप्रेस। तो ये 5 रिलीजियस थिंग, ठीक?
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बिफोर नेक्स्ट टॉपिक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी डेथ हुई, उसके बाद खलीफा जो हेड होते थे उनको खलीफा बोला। तो कौन कौन पड़े, देखो यार बहुत सारे हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते, स्टार्टिंग के एक दो तो पूछे जा चुके हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन फर्स्ट खलीफा बने थे, तो वो थे अब्बू बकरा, अब्बू बकर सेकंड। इनके बाद उमर, थर्ड वन इज उस्मान, फोर्थ वन इज अली। तो ये एटलीस्ट आप चार नाम तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री पता। अब ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी को हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम मॉडर्न भी बोलते हैं। इस अगेन फोर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट कुरान, सेकंड सुन्नत, थर्ड इज्मा, फोर्थ वन इज किया। सेकेंडरी फर्स्ट उर्फ, सेकंड जुडिशियल डिसीजन, थर्ड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, फोर्थ वन इज लेजिस्लेशन। अपने बारे में हाँ, हाँ जो थी ऐसे लाइक कोर्ट, हर खुद ऐसे कोर्ट ने प्रॉफिट को बेसिस कुरान बनी। तो कुरान थी एंड फर्स्ट सोर्स ऑफ तो है, एज वेल एज इसको हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सोर्स आज जो है वो डिवाइड है 104 चैप्टर्स, 1600 वर्सेस और 50 वर्सेस जो है बेसिकली फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बात कर। और ये जो कुरान थी प्रॉफिट मोहम्मद को और से collected and arranged by अबू बकर। अबू बकर कौन थे? फर्स्ट खलीफा। उन्होंने ये सब arrange और डिवाइस की है, एक डिवाइस की गई कुरान के द्वारा। थर्ड खलीफा ये फर्स्ट कुरान जो है वो प्राइमरी है। कम्युनिकेशन प्रॉफिट मोहम्मद के बीच के बारे में है। 114 चैप्टर्स है, 1666 वर्सेस हयात वो है। तो अरेंज के द्वारा की गई है। अप्पू प्रकार के बारे में तो रिवाइज की है। खान सुनना ओ ठीक बोलते हैं। ये क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद फॉलो करके
जो चीजें प्रॉफिट मोहम्मद ने या उन्होंने फॉलो की वो सुन्नत कहला, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने टीचर से जो लॉ दिया सुन्नत कहला, के जो एक्शंस थे उन्होंने उसको अप्रूवल दिया, उनके जो प्रीसेप्ट्स थे वो सब सुन्नत थे। थर्ड वन इज, हाँ, जहाँ पे कुरान और सुन्नत साइलेंट है, पॉइंट कुरान और सुन्नत जो साइलेंट है, तब ओपिनियन ऑफ प्रीस्ट इस ओपिनियन कहा जाता है सुन्नत। फोर्थ वन इज क्लास, क्लास बेसिकली एनालिटिकल डिडक्शन है। क्लास के एनालिटिकल डिडक्शन है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी कुरान सुन्नत, हाँ, यहाँ पे साइलेंट होंगे तो एनालॉजी अप्लाई की जाएगी। तो अब इतिहास खोल के एक चीज और हमेशा याद रखना, कभी आपसे पूछा जा सकता है इतिहास को क्या अप्रूव, इतिहास डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ सोर्स ऑफ लॉ या नहीं मान। नेक्स्ट वन इज उर्फ, सेकेंडरी सोर्स। उर्फ क्या होता है? बेसिकली सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ये बेसिकली बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक, प्री इस्लामिक कस्टम जो थे, इस्लामिक कस्टम थे उनको बोला गया, जो वैलिड कस्टम थे बेसिकली वो उर्फ बोला गया। जुडिशियल डिसीजन तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, उनने बेसिकली जजमेंट वगैरह दी, काउंसिल जजमेंट, एजुकेशन बेसिकली पार्लियामेंट ने कोई एक्ट निकाला तो बोलेंगे हम, जैसे कि शरीयत एक्ट 1937, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1980, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट 1939, वक्फ एक्ट के सारी बाद आ जाता है आपका जस्टिस, गुड कंसाइंस, सिंपल सी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। कहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे कि जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के हिसाब से काम किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्कूल, स्कूल्स ऑफ, बेसिकली बात की जाए तो दो क्लास है के अंदर। अगेन सबसे पहला आता है हाफिज, आता है पढ़ आता है हैफिज, और आता है अनापली। फर्स्ट है इन तीन डिवाइड है। फर्स्ट वन अंसारी, सारी है। सेकंड वन इज हाईली स्कूल। थर्ड वन इज कैदी। थर्ड वन इज कैदी। थोड़ा ये देखो, जो सुन्नीस थे और जो शियास थे वो मेजर, तो जो सुन्नीस थे आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन्होंने बोला एक्शन होने, शियास थे इन्होंने बोला एक्शन जो है ठीक, उससे हेड ऑफ को चूज किया जाए। तो इसलिए ये दो अलग अलग सेक्शन। उन्नीस ने अडॉप्ट किया मेथड ऑफ इलेक्शन
इस चीज को सबसे जो बोला गया, ये वो करवाई गई, वो करवाई गई आयशा बेगम के द्वारा। आयशा बेगम youngest wife of Prophet Muhammad. He was the youngest wife of Prophet Muhammad. इलेक्शन इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट खलीफा बना वो बने अबू बकर। फर्स्ट इलेक्शन। अब जो शियास थे वहां पे बात हुई कि सक्सेशन से होगा। ठीक। अब इस चीज को प्रमोट किया गया फतीमा। फतीमा कौन थी? डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने ये चीज, और फर्स्ट खलीफा बने अली। ठीक। अली जो थे वो फर्स्ट खलीफा शियास के। अब अगेंस्ट हनाफी, मलिकी, शफिया, हनबली में डिवाइड है। हनाफी जो था स्कूल, वो फाउंडर उसके थे अबू हनीफा। ठीक। मलिकी स्कूल था, उसके जो फाउंडर थे वो मलिक बिन आयनस थे। शफिया जो स्कूल था के फाउंडर ऐश शफी थे, और हनबली के इब्न हनबल थे। तो शियाज है बेसिकली। एक एक इतना अंसारिया के क्या कहते हैं 12 इमाम्स ने फॉलो किया था ये। इस्माइली वो 7 इमाम्स ने फॉलो किया था, और जायदा वो 3, 12, 7 एंड 3 इमाम्स ने ये स्कूल फॉलो किए। ये था बेसिकली स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लोग। एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, हसन पीपल जो था वो दिया गया था अब्बू हनीफा के द्वारा। तो किसने दिए थे? अब्बू हनीफा ने। और डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिसाला, डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिसाला किसने दिया था? इमाम अली। हाँ। तो नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है मैरिज, मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है? अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिज के नेचर की, तो दैट इज प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड फॉर लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक। तो ये आप बेसिकली दो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है, तो दैट इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। और यही सेम चीज अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में जस्टिस महमूद ने बोली थी कि मुस्लिम मैरिज इज नॉट सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें अब्दुल रहीम की, तो इन्होंने बोला मुस्लिम मैरिज इज इबादत, जिसका मतलब होता है डिवोशनल एक्ट, एंड मोमदत, उसका मतलब होता है डीलिंग अमंग मैन। ठीक। और अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, तो उन्होंने भी बोला था कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक सुन्नत है। सुन्नत क्यों? क्योंकि ये सुन्नत ही माना गया, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें की, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था, वो सुन्नत कहलाई थी। तो मुस्लिम मैरिज सुन्नत है। ठीक। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो अभी हमने ऊपर देखा ही, लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सेकंड, लेजिटिमेट चिल्ड्रन। जब फैमिली इंक्रीज होगी तो जो चिल्ड्रन होंगे वो वैलिड मैरिज से हो रहे हैं, वो लेजिटिमेट होंगे। एज वेल एज केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, हस्बैंड के ऊपर केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एज वेल एज एक डोमेस्टिक लाइफ स्टार्ट होगी। अब बात आती है कि व्हाई मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों है। तो अगर हम देखें कि इसेंशियल्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या होते हैं? प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एंड कंसीडरेशन होती है। तो यही सिमिलैरिटीज हमें इसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज में दिखती है। प्रपोजल जिसे हम इज़्ज़त बोलते हैं, एक्सेप्टेंस जिसे हम कबूल बोलते हैं, और दावर और मेहर।
मीन्स डाबर मेहर जो होती हैं उसे हम कंसिडरेशन के फॉर्म में लेते हैं, एज वेल एज अभी हमने देखा ही कि जस्टिस महमूद ने, ठीक, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में भी सिमिलरली ये चीज बोली थी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के इसेंशियल्स क्या हैं, ठीक। तो सबसे पहला इसेंशियल्स है इसका प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज इज़म एंड कबूल। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जैसे प्रपोजल को इज़म बोलते हैं, ठीक, तो ये मुस्लिम वर्ड बोल सकते हो आप एक बार को, ठीक। तो ये चीजें प्री में पूछी जाएंगी, आपसे प्रपोजल नहीं पूछा जाएगा। जितने भी मुस्लिम वर्ड्स होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे फ्रोस्ट्रेज मीन्स रिजा होता है, तो रिजा लिखा होगा, फ्रोस्टेज नहीं लिखा होगा, प्रपोजल नहीं लिखा होगा, इजब लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे कमांड लेनी होगी इन वर्ड्स पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड, जो प्रेजेंस हो रही है वो वन मीटिंग में हो। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, विटनेसेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, मेहर या डावर, कंसेंट ऑफ गार्जियन और प्रोहिबिशन। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें, तो जो ऑफर जाता है नॉर्मली वो बॉय देता है गर्ल को, ठीक है, और वो ऑफर वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये बॉय गर्ल को ऑफर देता है, क्लियर होना चाहिए और कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, ना ऑफर देने में ना एक्सेप्टेंस में, और ये ओरल और राइटिंग में होना चाहिए, और ये रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल मीन्स जब ऑफर दिया जा रहा है तो गर्ल जो एक्सेप्ट कर रही है वो चेंजेस या कोई चेंज ना करे या कोई मॉडिफिकेशन ना करे, जैसा ऑफर आया है वैसे ही एक्सेप्ट करे, ठीक। सेकंड वन इज प्रेजेंस इन वन मीटिंग। अब वन मीटिंग का मतलब होता है सेम मीटिंग, इट मींस साइमल्टेनियसली ऑफर गया है, साइमल्टेनियसली एक्सेप्टेंस होगी, ठीक, तभी वो एक सेम ट्रांजैक्शन में बनेंगे। अब विटनेसेस की बात करते हैं, जब निकाह हो रहा है उस समय क्या विटनेस चाहिए, तो यहाँ पे शियाज और सुन्नीज में थोड़ा चेंज है, ठीक। शिया कहता है कि कोई विटनेस नहीं चाहिए, अगर कोई भी विटनेस नहीं है तब भी वो मैरिज क्या कहलाएगी, वैलिड मैरिज। बट सुन्नीज में विटनेसेस रिक्वायर्ड है, कितने, टू मेल विटनेस या फिर वन मेल और टू में फीमेल, ठीक, ये हमेशा याद रखना, टू मेल या फिर वन मेल और टू फीमेल विटनेस। ये लोग साउंड माइंड होने चाहिए, पुबर्टी कर लेनी चाहिए, ठीक। अगर कोई विटनेस नहीं है एट द टाइम ऑफ द मैरिज सुन्नीस में, तो वो मैरिज इरेगुलर हो जाती है, दैट इज फांसी, ठीक। इरेगुलरिटी वो बाद में दूर की जा सकती है, बट वो मैरिज क्या कहलाएगी, इरेगुलर। बट यहाँ पे कोई विटनेस नहीं होता तो वैलिड मैरिज की होती है। ये चीज थोड़ा देख लेना, ये उत्तराखंड में बहुत पूछते रहते हैं। अब बात करते हैं हम कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की, ठीक। तो पार्टीज मुस्लिम होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, और कि पुबर्टी की एज हो जाए। अब पुबर्टी की एज का मतलब, अब देखो मुस्लिम हो वो तो आप समझ गए, साउंड माइंड, ठीक, वो भी आप समझ गए। पुबर्टी का मतलब होता है कि वो सेक्सुअली कैपेबल हो, ठीक। अब ये अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम के केस में बोला गया था कि दो इवेंट अगर हो गए, ठीक, तो इट मींस उन्होंने एज ऑफ पुबर्टी अचीव कर ली, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। पहला कि वो 15 इयर्स के हो गए हो, या फिर ठीक पुबर्टी अर्ली एज में आ गई, ठीक। अब इसमें एक ये पॉइंट थोड़ा और देखने लायक है जो इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिदाया, जो एज ऑफ पुबर्टी है वो बॉयज में 12 ईयर है, गर्ल्स में 9 ईयर है। अकॉर्डिंग टू हिदाया बॉयज में पुबर्टी एज 12 ईयर है, गर्ल में 9 ईयर है, और हनाफीज में बॉय एंड गर्ल की दोनों की एज 15 ईयर, ठीक है। अब हम बाद में आता है मेहर। मेहर अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, मेहर क्या होता है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक, लड़का फीमेल को देता है, ठीक। इसी को कंसिडरेशन अगर बोलते हैं हम, जब कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करते हैं तो। कंसेंट, ठीक, कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए,
कोई फोर्स नहीं होगी शादी के टाइम, अगर कोई फोर्स होगी तो वो मैरिज वॉइडेबल कहलाती है। कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं। और जो पार्टीज हैं, एक बॉय और गर्ल, वो साउंड माइंड होने चाहिए और मेजर होने चाहिए। तो वो साउंड माइंड है, मेजर है, तो वो कंसेंट खुद देंगे। बट अगर वो माइनर है तो कंसेंट कौन देगा? उनके बिहाफ में गार्जियन देगा। अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है एट द टाइम ऑफ मैरिज, चाहे वो बॉय और गर्ल हो या गार्जियन हो बॉयज का और गर्ल्स का, ठीक, तो वो मैरिज क्या कहलाएगी? वॉइड मैरिज। ठीक, मिस्टेक हो रही है दोनों पार्टी से तो वो वॉइड मैरिज कहला रही है। अगर कंपल्शन है, ठीक, तो भी वो वॉइड मैरिज कहलाएगी एक्सेप्ट हनाफी स्कूल। उस हनाफी स्कूल में वो वैलिड मैरिज कहलाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट बची दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस कि इस कैटेगरी में आप शादी नहीं कर सकते हैं। अब प्रोहिबिशन अगेन एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होती है। अगर इसमें शादी आप कर लेते हो तो वॉइड मैरिज हो। ठीक। अब इसमें भी तीन कैटेगरी है, कुराबत, मुशरत, रिजा। अब कुराबत मीन्स बाय ब्लड, ब्लड रिलेशन में शादी कर ली। मुशारत मीन्स जो रिलेशंस मैरिज से ही बने हैं। और रिजा मीन्स फोस्टेज बाय मिल्क फीडिंग होता है। ठीक। और रिलेटिव अगेन 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है। अनलॉफुल कंजक्शन, मैरिज बाय फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद नॉन मुस्लिम, मैरिज विदाउट विटनेस एंड ड्यूरिंग इद्दत। अब इनको देख लेते हैं एक एक करके। पहला आता है हमारा एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी प्रोहिबिशन। और अगर इसमें मैरिज की तो वो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड। इसमें सबसे पहले आता है कुराबत, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटी। अब ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये बाय ब्लड होते हैं। ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं बाय ब्लड होते हैं। अब इसकी एक लिस्ट है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक, जो शॉर्टकट होता था मैंने वो आपको बना दिया है, बाकी ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। कोई भी मेल, ठीक, कहाँ कहाँ मैरिज नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता? मदर, ग्रैंड मदर और उनके असेंडेंट में। ठीक। सेकंड, डॉटर, सन्स डॉटर और उनके डिसेंडेंट में। थर्ड, सिस्टर। अब वो सिस्टर फुल ब्लड भी हो सकती है, ट्विन ब्लड भी हो सकती है, कॉन्जेनिटिव ब्लड से भी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक। फोर्थ वन इज ब्रदर डॉटर और ब्रदर्स सन डॉटर। एंड लास्ट, फादर सिस्टर और मदर सिस्टर हाइसो एवर। तो अगर इनमें मैरिज की जाएगी तो वो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। तो ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। शॉर्टकट बहुत बना दी है क्योंकि इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब सेकंड आता है एफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं मुशारत। ये कैसे रिलेशन बनते हैं? ये बाय मैरिज रिलेशन। ठीक। इसमें क्या क्या है? असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ वंस वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड, ascendant or descendant of one's wife or husband. Second, wife or husband of one's ascendant or descendant. ठीक। तो इसमें भी अगर आप मैरिज करते हैं तो वो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड। एंड लास्ट वन इज रिजा, फ्रोस्टेज। ये क्या होता है? जब कोई चाइल्ड होता है जिसकी एज अंडर 2 years हो और कोई वुमेन अदर देन हिज और हर मदर, अदर देन मदर, उनको मिल्क फीड करवाती हैं तो वो क्या कहलाएंगी? फोस्टर मदर। वो क्या कहलाएंगी? फोस्टर मदर। ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फोस्टर मदर ऑफ सिस्टर, एफएमएस। शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, बहुत इजी हो जाता है। ठीक। सेकंड, मदर ऑफ फोस्टर सिस्टर, एमएफएस। सिस्टर ऑफ फोस्टर ब्रदर, एसएफबी। तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं जो कि प्री में पूछ लिए जाते हैं। ठीक। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है? एफएमएस, फोस्टर मदर सिस्टर, एमएफएस, मदर फोस्टर सिस्टर एंड एसएफबी। ठीक, सिस्टर ऑफ फोस्टर ब्रदर।
अब आता है आपका रिलेटिव प्रोहिबिशन। ठीक, रिलेटिव क्या होता है, जो मैरिज पर हो जाती है, देखो ये पहले जो था वो मैंडेटरी है, फॉलो करना है वरना शादी वॉइड हो जाएगी, मैंडेटरी मैरिज कर सकता है, बट वो मैरिज क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। वो मैरिज क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, और ये इर्रेगुलरिटी अगर रिमूव कर दी तो ये मैरिज बाद में वॉइड मैरिज। तो चलिए आगे देखते हैं क्या, मुस्लिम में कोई भी मैरिज कर लेता है अगर फिफ्थ वुमेन के साथ। देखो एज पर मुस्लिम लॉ 4 मैरिजेस एट अ टाइम अलाउड है, बट वो फिफ्थ से भी कर लेता है, वो फिफ्थ से भी कर लेता है, तो ऐसी मैरिज, ठीक, सुन्नी लॉ में क्या हो जाएगी, इरेगुलर। और शियाज में, शिया में इरेगुलर का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे वॉइड मैरिज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सुन्नीस में इरेगुलर होगी, शियाज में वॉइड हो जाएगी। अनलॉफुल कंजंक्शन, ठीक, अनलॉफुल कंजंक्शन में क्या होता है, कोई भी मुस्लिम मेल अगर एट अ टाइम वो दो मुस्लिम फीमेल से शादी कर लेता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आती हैं, आइदर कॉन्जेनिटी, एफिनिटी या फोस्टेज में, ठीक, तो ये मैरिज क्या हो जाती है, इरेगुलरिटी में आ जाती है। ठीक, एज पर सुन्नी लो ये मैरिज क्या हो जाती है, इरेगुलर। नेक्स्ट आ जाता है विटनेस। ठीक, विटनेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि सुन्नीज में दो साउंड एंड मेल एडल्ट चाहिए, मुस्लिम मेल। ठीक, अगर दो मेल नहीं है तो एक मेल और दो फीमेल। अगर ये एट अ टाइम ऑफ प्रेजेंट नहीं है तो वो मैरिज इरेगुलर कहलाई जाती है, और ये इरेगुलरिटी अगर रिमूव तो वैलिड हो जाएंगी। और सुन्नीस में, ठीक, ये कंसेप्ट नहीं लगता, वहां पे कोई भी विटनेस चाहिए ही नहीं। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, अब जब इद्दत परफॉर्म की जाती है सुन्नी लॉ में, वुमेन के द्वारा इद्दत परफॉर्म किया जाता है और उस टाइम अगर शादी कर लेंगे तो वो इरेगुलर हो जाएगी। ठीक, और शिया में अगर कर लेंगे तो वॉइड हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखना कि शिया में क्या क्या वॉइड हो रहा है। ठीक, मैरिज विद नॉन मुस्लिम, ठीक, मैरिज विद नॉन मुस्लिम में ना सिंपल सा मैं आपको एक नीचे चार्ट बनाई दिया वो समझा देता हूँ। ठीक, अगर कोई मुस्लिम मेल मुस्लिम फीमेल से शादी करेगा तो वो वैलिड मैरिज। कोई भी मुस्लिम मेल मुस्लिम फीमेल से शादी करेगा तो वो वैलिड मैरिज होती है। अब ये मुस्लिम में कोई भी हो सकता है, शिया एज वेल एज, ये दोनों की बात कर, और मुस्लिम फीमेल भी शिया या सुन्नी में कोई भी हो सकती, तो ये वैलिड मैरिज कहलाएगी। बट सुन्नी मेल जब किताबिया फीमेल से शादी करेगा तो वो भी वैलिड मैरिज। जब किताबिया फीमेल क्या होते हैं, किताबिया वो पर्सन होते हैं जिनका ओरिजिन होली बुक से हो, तो ओरिजिन होली बुक से हो। ठीक, सुन्नी मेल अगर नॉन मुस्लिम और नॉन किताबिया से शादी करेगा तो वो शादी क्या कहलाएगी, इरेगुलर। ठीक, शिया मेल अगर नॉन मुस्लिम फीमेल से शादी करेगा तो मैरिज क्या कहलाएगी, वॉइड। देखो यहाँ पे इरेगुलर है तो यहाँ पे वॉइड होगी, शियाज में रेगुलर का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक, अगर मुस्लिम फीमेल नॉन मुस्लिम मेल से शादी करेंगी तो वो शादी क्या कहलाएगी, वॉइड। मुस्लिम फीमेल सिर्फ मुस्लिम मेल से ही शादी कर सकती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम से मैरिज करता है तो वो कर सकता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो वो वैलिड मैरिज थी। बट एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन उनपे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अप्लाई होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ उनपे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड आ जाता है हमारा मिसलीनियस प्रोहिबिशन। ठीक, इसमें अगेन कुछ है, देखते हैं चीजें। मैरिज ड्यूरी पिलग्रिमेज, ठीक,
तीर्थ स्थल वगैरह में गए हो, मक्का मदीना वगैरह में, वहां पे मैरिज कर लेते हो, तो क्या होगा? तो शिया लॉ में ये मैरिज वॉइड हो जाती है। अगर ऐसा आप करते हो तो शियास में ये वॉइड हो जाती है, बट ऑन द अदर हैंड सुन्नीज में ये वैलिड हो रहा है, ये वैलिड रहती है। ठीक। रूल ऑफ इक्वालिटी अल कफत। अब ये क्या होता था? ये रूल एक होता था सोशल स्टेटस हस्बैंड एंड वाइफ का इक्वल होना। ठीक। बट सिंपल सी चीज, अब ये रूल हटी गया है, ये कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। प्री मैरिज डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला। ठीक। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पोलियंड्री। ठीक। पोलियंड्री क्या होता है? अब मुस्लिम मेल के पास तो राइट है कि एट अ टाइम वो 4 वुमेन के साथ शादी कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम वुमेन सेकंड मैरिज नहीं कर सकती अगर उनकी फर्स्ट मैरिज अभी चल रही है तो। ठीक। और अगर वो सेकंड मैरिज करती हैं तो वो क्या हो जाएगी? वाइड। दोनों में, क्या में है? सुन्नीज में। ठीक है? अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला। डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला क्या? ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स दे देता है। ठीक। हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स दे देता है। अब इसके बाद इस वाइफ को इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे डाइवोर्स हो गया, उसके बाद इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी और से मैरिज करनी पड़ेगी, और मैरिज वो कंज्यूमेट होनी चाहिए, फिर वहां पर तलाक होगा, उसके बाद इद्दत परफॉर्म होगी, और फिर उसके बाद ये अगेन रीमैरिज कर सकते हैं सेम कपल। ठीक। तो इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ हलाला। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मैरिज। मैरिज कितने टाइप्स की होती है बेसिकली? अभी लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया तो आपको पता चल चुका होगा, वैलिड, इररेगुलर और वॉइड। 3 टाइप की मैरिजेस होती है। बट मैं अभी भी बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि वैलिड, इररेगुलर, वॉइड आप समझ जाओगे, बट जहां लिखा आएगा बातिल, फसीद, सही, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता है वो शादी इररेगुलर है, बट इररेगुलर शब्द की जगह ये 3 शब्द लिख दिया होंगे और लिख दिया होगा ऑल ऑफ अबव, तो क्या टिक मारोगे आप? तो ये मुस्लिम वर्ड जहां जहां है वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक। तो वैलिड मैरिज सुन्नीज और शिया दोनों में होती है, इररेगुलर सिर्फ सुन्नीज में होती है, शियाज में नहीं होती, वॉइड दोनों में होती है। अब इनके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या वो देख लेते हैं। जब वैलिड मैरिज है, मुस्लिम और मुस्लिम एक दूसरे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर सकते हैं, जो इंटरकोर्स होगा दैट इज लीगल, और प्रोहिबिटेड डिग्री जो है वो क्रिएट हो जाएंगी एफिनिटी वाली, और मुस्लिम बिल जो है वो वाइफ को डावर देने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक। इरेगुलर में, इरेगुलर में ना हमें एक चीज देखनी है कि बिफोर कंज्यूमेशन और आफ्टर कंज्यूमेशन क्या लीगल इफेक्ट है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ कंज्यूमेट ही नहीं हुए हैं तो कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। बट अगर वो हो गए हस्बैंड एंड वाइफ कंज्यूमेट, तब क्या होगा? तो इद्दत परफॉर्म की जाएगी, टावर दिया जाएगा, और जो चिल्ड्रन होंगे उस मैरिज से वो लेजिटिमेट कहलाएंगे। ठीक है? वो लेजिटिमेट कहलाएंगे। तो आज के लिए हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है मुस्लिम लॉ में दैट इज इद्दत। ठीक। इद्दत एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है काउंटिंग। ठीक। अब इद्दत होती क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इद्दत का ऑब्जेक्ट क्या है, इद्दत रखी क्यों जाती है। तो इद्दत इसलिए रखी जाती है कि पैटर्निटी ऑफ फॉर्मर हस्बैंड जानी जाए। ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा, पैटर्निटी की इद्दत रखी जाती है। ठीक। ये पूछ लिया जाता है और यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इद्दत अब 2 टाइम पे रखी जाती है, जब डेथ होती है तब, डाइवोर्स होता है तब। अब होता क्या है ये समझ लो। आप थोड़ा सा मैरिज हुई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, अब इस इवेंट में या तो डेथ होगी या डाइवोर्स ले रहे हैं वो लोग, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए इद्दत रखी जाती है। ये टाइम क्या होता है? अगर फीमेल प्रेग्नेंट तो पता चल जाएगा। ठीक।
तो पता चल जाएगा शी इज़ प्रेग्नेंट और पता चल जाएगा उसका बच्चे का फादर कौन है, ठीक? और उसी के बाद ये जब इद्दत खत्म होगी तो वो लेडी शादी कर सकती है, ठीक? बट अगर इद्दत का जो टाइम है उस खत्म नहीं हुआ और उससे पहले शादी कर ली तो क्या होगा? तो देखो सुन्नी लॉ कहता है ये मैरिज इर्रेगुलर कहलाएगी। सुन्नी लॉ कहता है ये मैरिज इर्रेगुलर कहलाएगी और शिया लॉ कहता है ये मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक? अगेन ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक? अब इद्दत स्टार्ट कब से होती है? हमेशा याद रखना ये चीज़, अगर डाइवोर्स है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द डाइवोर्स, अगर डेथ हुई है हस्बैंड की तो फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ, प्लस जो इम्पोर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो गई, फीमेल को पता ही नहीं चला, 1 साल बाद पता चला, तो क्या अब वो इद्दत रखेगी? आंसर इज नो, अब नहीं रखेंगी। क्यों? नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज, जिस दिन डेथ हुई है, जिस दिन डाइवोर्स हुआ है, तब से इद्दत मानी जाएगी, उस डेट से, ना कि जब फीमेल को पता चल रहा है तब से। ये चीज थोड़ा ध्यान देना हमें। अब देख लेते हैं क्या टाइम है इसका, डेथ के केसेस में और डाइवोर्स के केसेस। अगर डाइवोर्स हुआ है और हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक, तो प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पीरियड है वो इद्दत होगी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो दैट इज प्री ल्यूनर मंथ, तो फिर प्री लूनर मंथ। तो अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कोई कंज्यूमेट नहीं हुआ है तो कोई इद्दत नहीं रखी, तो कोई इद्दत नहीं रखी जाएगी। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक, या फिर अबॉर्शन नहीं हो जाता तब तक। तो ये एक टाइम पीरियड दे रखा है कि डाइवोर्स के केसेस में तक कब तक रखेंगे। दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो प्री लूनर मंथ। तो अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो कोई इद्दत परफॉर्म जरूरत नहीं है। और अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी या फिर अबॉर्शन जब तक नहीं होता तब तक। और उसी के बाद डाइवोर्स की वाइफ प्री मैरिज कर सकती है। अगर हम डेथ की बात करें तो देखो डेथ में क्या है, 4 मंथ्स 10 डेज। डेथ के केसेस में कितना, 4 मंथ 10 डेज। अगर प्रेगनेंसी है तो चाइल्ड बोर्न हो जाता है तब तक, या फिर 4 मंथ 10 डेज विच एवर इज लॉन्गर। तो यहाँ पे 4 मंथ 10 डेज, अगर प्रेग्नेंट है तो चाइल्ड जब तक बॉर्न नहीं हो जाता, या फिर 4 मंथ 10 डेज जो ज्यादा टाइम की। यहाँ पे कंज्यूमेशन नो कंज्यूमेशन का कुछ लॉजिक नहीं है। अगर डेथ हुई है, मैरिज कंज्यूमेट हुई है नहीं हुई है, पर आपको इद्दत रखनी है और वो भी 4 मंथ 10 डेज। अब देखो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डाइवोर्स में क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्ट है इद्दत रखने का? अगेन पैटर्निटी वाला लॉजिक। डेथ के केसेस में, डेथ के केसेस में पैटर्निटी तो है, बच्चे की पैटर्निटी पता चले, एज वेल एज, ठीक, शौक भी तो है, ठीक, दुख भी तो है, शौक भी तो है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखो इद्दत चल रही है, यहाँ पे मैरिज हुई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद प्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड रखनी थी इद्दत, बट इन बिटवीन हस्बैंड की डेथ हो गई, इन बिटवीन हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? तो अब फ्रेश इद्दत स्टार्ट होगी डेथ वाली, जो कि 4 मंथ 10 डेज। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना, इद्दत फॉर डाइवोर्स अभी चल रही है और इन बिटवीन हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो एक फ्रेश इद्दत स्टार्ट होगी जो कि है 4 मंथ 10 डेज। ठीक, किस डेट से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ। अब एक कंसेप्ट आता है हमारा वैलिड रिटायरमेंट। ठीक, कि वैलिड रिटायरमेंट क्या होती है? खिलवत उस शिहा, सबसे पहले तो ये नाम याद रखो, खिलवत उस शिया वैलिड रिटायरमेंट। इस सुन्नी लॉ में होती है, रिकॉग्नाइज की गई है, शिया लॉ में ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई। अब ये एक तरीके की प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्या है? अगर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक, अगर हस्बैंड एंड वाइफ प्राइवेसी में है, ठीक,
और वहां पर कोई सोशल, कोई मॉरल और कोई लीगल, ठीक, सोशल, मॉरल और लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इट मीन्स कि एक्चुअल कंजम्पशन, कंज्यूमेशन हुआ है। इट मीन्स लाइफ कंज्यूमेट हुए हैं। तो ये बस एक प्रिजम्पशन है, ठीक, तो वो यहाँ पे नहीं होती तो वैसे ही आप इंडियन एविडेंस एक्ट में कर ले। टॉपिक जो आता है वो आता है मैरिज, होता है वर्ड है मैरिज, सिर्फ जांच में ही और ये टाइम पीरियड प्लस पेमेंट टावर है वो दी जाती है जांच में। ये इतना इंसानियत रिकॉग्नाइज है, ये तरफ अंसारिया या फिर शिया आपको हाँ, तो इतिहास में भी अंसारिया स्कूल रिकॉग्नाइज एंड वाइफ है पार्टी को साउंड माइंड होने चाहिए एज वेल एज स्टेज ऑफ पुबर्टी हो। कोई भी या मेल मुस्लिम से या किताबिया फायर वर्शिपर फीमेल से मैरिज कर सकता है। दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे उनकी प्री कंसेंट चाहिए, तो उन दोनों के बीच प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। जब धोखा मैरिज होती है उस समय जो पीरियड है वो क्लियरली फाइट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मैरिज टावर या मेहर फिक्स किया जाए, और अगर फिक्स नहीं किया गया और आपने मैरिज कर ली तो वो मैरिज विद मैरिज फैक्ट्स क्या है वो देख लेते हैं। अब कोई भी मुस्लिम मेल वो से शादी कर लेता है, मुता मैरिज कर लेता है, तो उनके बीच में जो कोहैबिटेशन होगा वो लॉफुल हो जाएगा। उस मैरिज से कोई भी चिल्ड्रन बॉर्न होता है वो चाइल्ड कहलाया जाएगा, एज वेल एज तो चाइल्ड जो है वो फादर और मदर के प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। बट हस्बैंड एंड वाइफ है ये आपस में प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है चिल्ड्रन लेजिटिमेट होगा, और चिल्ड्रन जो है हस्बैंड और ये चाइल्ड, तो चाइल्ड है ये हस्बैंड एंड मदर से, फादर या मदर से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। बट ये जो फादर और मदर है ये एक प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। फीमेल को कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा अंडर शिक्षा लो, बट सीआरपीसी जब बीएनएसएस में किया जा सकता है। अब जब मैरिज खत्म होगी तो इद्दत परफॉर्म की जाएगी। इद्दत कितने मंथ्स की होगी? 2 मंथ्स। अगेन का क्वेश्चन ये 2 महीने इद्दत परफॉर्म की जाएगी। तो अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो 4 मंथ से जो पीछे था, बट यहाँ पे ये चेंज है कि मंथ में 2 मंथ। मुद्दा मैरिज में कोई कंसेप्ट नहीं होता है डाइवोर्स का, सिंपली मैरिज एंड होती है। एंड कैसे होगी? या तो पार्टी, कोई भी पार्टी की डेथ हो जाए, या जो टाइम फिक्स किया गया था वो टाइम पूरा हो जाए, या फिर हस्बैंड वाइफ को लीव कर दे, छोड़ दे, तो ये एंड हो जाएगी। अगर मैरिज कंज्यूम किया है, तो डावर डिसाइड किया गया था एट द टाइम ऑफ मैरिज वो पूरा दिया जाएगा। बट अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो डावर हाफ हो जाएगा। ये सब कुछ था हमारे मैरिज में, पर वो है डावर। तो होती है निकाह जब तो हस्बैंड वाइफ को देता है बेसिक। चलो अब डावर, डावर एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है हस्बैंड वाइफ को देता है। नॉर्मल लैंग्वेज हम डावर,
बाय अ मैन गिवन टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ द निकाह हो रहा है, तो ये फीमेल को दे रहा है। उमर अली constitution which belong absolutely वाइफ, वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है। और जस्टिस मोहम्मद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज टावर भी नहीं किया है, तब लॉ राइट देता है वाइफ को टावर से मिलना। तब जब शादी होता है, आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर हमने कहा कुछ बात नहीं, तब भी ये वाइफ का राइट है टावर मांगे। अब इसके ऑब्जेक्ट हस्बैंड वाइफ को दे रही है, वाइफ को मिल रहा है। एक तो आप मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हो, टोकन ऑफ लव भी, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज वेल एज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है आफ्टर डिस्कशन ऑफ मैरिज, सपोर्ट है, एज वेल एज एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी गई हस्बैंड के ऊपर। क्या क्या चीजें दी जा सकती है, कोई वैल्यू हो और जो एग्जिस्टेंस हो, ये नहीं वैल्यू है तो दी जा सकती है। या कुरान की मनी, प्रॉफिट, स्टेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो ज्यादातर पूछा जा सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम टावर कितना दिया जाता है। जब शिया का केस होता है में तो मैक्सिमम 500 दे और मिनिमम कोई लिमिट, शिया के 500 दिरहम और मिनिमम कोई लिमिट नहीं। बट के केस तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम आप जितना मर्जी दे सकते हो। बट अगर मिनिमम बात करें तो हनाफी स्कूल में 10 दिरहम और मलिक स्कूल में दिरहम। आपको और बता देता हूँ, तो सुन्नी आपसे टावर कितना दिया, तो अधिकतर ना मैक्सिमम हनाफी स्कूल की आप पिक करोगे, यही आंसर अगर देखेंगे लिखा हुआ तो ठीक, वरना हनाफी वाला ये आंसर 10 दिरहम आंसर सही माना। टावर है वो भी क्लासिफिकेशन है ऑफ टावर हो, फर्स्ट है टाइम पीरियड में डिवाइड, दूसरा है क्वांटिटी डिवाइड। तो टाइम पीरियड में अगेन दो है, फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट टावर, को बोलते हैं वज्जल, सेकंड वन इज डिफर्ड टावर, मुवज्जल टावर। ये मुवज्जल है वो मुवज्जल है। और मैं अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट और डिफर्ड बोलने में बात करने में बहुत इजी, बट पूछना आपसे ये जाएगा, मीनिंग बता देंगे और देखिए कौन सा टावर है। प्रॉम्प्ट नहीं लिखा होगा वहां पे, वज्जल मुवज्जल मेरे मिस मेरे मुसम्मा लिखा होगा, आपको टिक करना होगा। यहाँ पे दिक्कत आती है, मेन बोल रहा हूँ जो मुस्लिम वर्ड्स हैं उन पे कमांड लो, इंग्लिश तो वर्ड आपको तुरंत याद हो जाएगा। टाइम पीरियड में फ्रॉम मुवज्जल मुवज्जल, और क्वांटिटी की बात करें हरे मिस और मेहरे सम्मा। तो अब इसको समझते हैं कि क्या है, तो टाइप्स ऑफ टावर देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम मुवज्जल, ठीक, फ्रॉम मुवज्जल। अब ये जो टावर होता है ये वाइड स्पेसिफाइड टावर होता है और ये कभी भी मांग सकती है एट एनी टाइम। और जब इन्होंने डिमांड की तो ये हस्बैंड को पे करना पड़ेगा ऑन डिमांड इमीडिएटली, या फिर एट द टाइम ऑफ द मैरिज ही दे दिया जाता है। और अगर ये नहीं दिया तो वाइफ रिफ्यूज कर सकती है कंज्यूमेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफर्ड या मुवज्जल। ये पेबल पे कब किया जाएगा, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में। अब मैरिज कब डिसोल्व होगी, या तो डेथ से या फिर डाइवोर्स से। तो बेसिकली जो पहले वाला था हमारा प्रॉम्प्ट टावर, ये वो इनिशियली दे दिया जा रहा है वाइफ को एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब वाइफ जब डिमांड कर रही है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में।
इवन ये पहले भी दिया जा सकता है कि अगर पार्टीज की कंसेंट है तो हस्बैंड चाहता है तो वो पहले भी दे सकता है। अब फॉर एग्जांपल पहले नहीं दिया, डिसोल्यूशन या डेथ में देना था या डाइवोर्स में देना था, तो उस टाइम ये जो विडो है डेथ के केस में, तो ये अपना डावर छोड़ भी सकती है, रिलिंक्विश कर सकती है कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेहरे मुसम्मा, डेफिनेट डावर। अब ये जो डावर होता है ये बेसिकली फिक्स्ड होता है, स्पेसिफाइड होता है। मेहरे मिस, इसको हम प्रॉपर और कस्टमरी डावर भी बोलते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होता, ठीक। और ये फिक्स किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब जब कोर्ट फिक्स करेगा तो इसमें कुछ कंडीशंस देखेगा, कुछ कंसीडरेशंस देखी जाएंगी। अब वो क्या है? पहली कि वाइफ कितना क्वालिफाइड है। दूसरा, सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ फादर, वाइफ के फादर का सोशल स्टेटस क्या है सोसाइटी में। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड कितना इकोनॉमिकली फिट। फोर्थ, कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या है। एंड लास्ट वन, एज एंड ब्यूटी ऑफ दी वाइफ। तो ये थे चार टाइप के हमारे डावर। तो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ को डावर नहीं देता, तो वाइफ के पास क्या क्या रेमेडीज है? तो वाइफ के पास तीन रेमेडी है। पहला, अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो रिफ्यूज कर सकती है कोहैबिटेशन के लिए। सेकंड, ये जो टावर मेहर होता है ये एक अनसिक्योर्ड डेप्ट होती है, ये हमेशा याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये अनसिक्योर्ड डेप्ट है, फ्रेंड ने वाइफ को देना ना, तो एक तरीके का उधार है। तो वाइफ राइट टू सू कर सकती है, सिविल सूट फाइल कर सकती है। एंड थर्ड वन इज राइट टू डिटेंशन। तो ये तीन रेमेडीज हैं जो वाइफ के पास है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ, अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, ठीक। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है, हस्बैंड के पास भी राइट है एज वेल एज वाइफ के पास भी राइट है। अब हस्बैंड के पास देखें तो पहला आता है तलाक, दूसरा आता है इला, एंड थर्ड वन इज जेहर, ठीक। अब जो तलाक है, तलाक भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज तलाकुल सुन्नत एंड सेकंड वन इज तलाकुल बिद्दत। अब तलाकुल सुन्नत भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज तलाक हसन, सेकंड वन इज तलाक हसन। और अगर हम वाइफ के बारे में बात करें तो वो उनके पास कौन कौन से तलाक है जो वो दे सकती हैं? तलाक तवीज, खुला, मुबारक, ये दोनों म्यूचुअल कंसेंट से ही होते हैं, ठीक। एंड थर्ड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, वहां पर भी उनके पास राइट है, ठीक। अब बात की जाए तलाक की सबसे पहले, ठीक। तो तलाक जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है टू रिलीज, ठीक। इसका मतलब क्या बन जाता है? दैट रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। अब तलाक के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हस्बैंड जो होना चाहिए साउंड माइंड होना चाहिए और एज ऑफ पुबर्टी उन्होंने अटेन कर लेनी चाहिए। सेकंड वन इज हस्बैंड तलाक जब दे रहा है तो उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, वो है हनाफी स्कूल में अगर तलाक बाय कंपल्शन, बाय कोर्शन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड और इवन बाय वॉलंटरली इंटॉक्सिनेशन भी दिया है तो वो वैलिड तलाक माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब तलाक के टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। वो फॉर्मेलिटीज क्या है? सुन्नीस में थोड़ी अलग है और शियास में अलग है, तो देख लेते हैं क्या है। सुन्नीस में जब तलाक दिया जाएगा तो वो ओरल एज वेल एज रिटन फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक। अगर रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में दिया जा रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए और कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तलाक के टाइम कोई भी विटनेस यहाँ पे नहीं चाहिए सुन्नीस में। सुन्नीस में तलाक के टाइम कोई भी विटनेस नहीं चाहिए। वेयर शियास की बात करें तो शिया सिर्फ ओरली फॉर्म में ही तलाक दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में तलाक अलाउड नहीं है। बट इसका एक्सेप्शन, अब इंसान बोल ही नहीं सकता तो रिटन फॉर्म में ही देना पड़ेगा उसे, तो ठीक। तलाक के टाइम इनको दो मेल विटनेस चाहिए। अगर दो मेल विटनेस नहीं है तो एक मेल प्लस टू फीमेल, ठीक। तो यहाँ पे हमें विटनेस चाहिए होते हैं।
वेयर एज सुन्नी लॉ में कोई विटनेस नहीं चाहिए, जबकि मैरिज के टाइम जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, और ये जो वर्ड्स में तलाक बोला जाएगा वो वर्ड्स भी अरेबिक वर्ड होने चाहिए। ठीक, अब तलाक जब हस्बैंड वाइफ को दे रहा है तो क्या वाइफ प्रेजेंट हो? आंसर इज नो, नेसेसरी नहीं है। वाइफ प्रेजेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर नोटिस भी नहीं दिया जा रहा वाइफ को तो भी ये कोई नेसेसरी नहीं है, तलाक वैलिड ही रहेगा। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ तलाक। काइंड्स ऑफ तलाक में सबसे पहला आता है तलाकुल सुन्नत, जिसको रिवोकेबल तलाक भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिवोक किया जा सकता है। ठीक, जब तक तलाक पूरा नहीं हो रहा इन बिटवीन इसको रिवोक किया जा सकता है पार्टीज के द्वारा। दूसरा वन इज तलाकुल बिद्दत, जो कि इरिवोकेबल तलाक है। अब तलाकुल सुन्नत, सुन्नत वर्ड आपको अगर याद होगा हमने पहले पढ़ा था, तो ये प्रोफेट मोहम्मद का ट्रेडिशन है, इसलिए इनको तलाकुल सुन्नत बोला गया है। ठीक, ये शियाज में एज वेल एज सुन्नी में दोनों में अप्लाई होता है। अब तलाकुल सुन्नत की बात की जाए तो अगेन ये दो में डिवाइड है, तलाक हसन, ठीक, एंड सेकेंड वन इज तलाक हसन। और सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक जो बोली गई है वो तलाक हसन को बोला गया है, उसके बाद तलाक हसन को। तो प्री में ये बहुत पूछा जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक कौन सा है, तो हसन है, AHSAN। ठीक, मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट फॉर्म है ये। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। अब आता है तलाक अहसन। ठीक, तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है, ये प्री में बहुत बार पूछा जा चुका है, हर स्टेट में ही अधिकतर जहां भी मुस्लिम लॉ आती है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक कौन है, तो दैट इज तलाक अहसन। ठीक, सिंगल प्रोनाउंस करना होता है। ठीक, एंड वो भी कब? ड्यूरिंग तोहर पीरियड। लास्ट टाइम उत्तराखंड में पूछा गया था कि तोहर पीरियड क्या होता है, तो पीरियड बिटवीन दी टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, इस बार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम पूछा जा चुका है। जब ये सिंगल प्रोनाउंसमेंट की जाती है हस्बैंड के द्वारा, तभी वाइफ इद्दत स्टार्ट कर देती है। ठीक, उसी टाइम वाइफ जब सिंगल प्रोनाउंसमेंट हुई उसी टाइम इद्दत स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होगी। अगर कोहैबिटेशन हो जाती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तो ये मान लिया जाता है ये इंप्लाइड रिवोकेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिवोक कैसे होता है ये तलाक हसन, तो सिंपल सी चीज, कोहैबिटेशन जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो जाएगी तो ये रिवोक हो जाएगा। इवन जैसे जैसे इद्दत चल रही है, ठीक, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए इद्दत चलेगी, तो उसी टाइम पीरियड में ये रिवोक किया जा सकता है। और जैसे ही इद्दत कंप्लीट हो जाएगी और रिवोक नहीं होता तो तलाक क्या हो जाता है? फाइनल एंड इररिवोकेबल। ठीक है, तो अब सेकंड आ जाता है, सेकंड वन इज बी तलाक हसन। ये हसन के बाद ये हसन आता है, मतलब उससे थोड़ा कम अच्छा है। ठीक, यहाँ पे 3 प्रोनाउंसमेंट की जाती है, 3 प्रोनाउंसमेंट, वो भी हर मंथ में, 3 सक्सेसिव मंथ में 3 प्रोनाउंसमेंट की जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट की जाएगी कब? ड्यूरिंग तोहर। उसके नेक्स्ट मंथ दूसरी प्रोनाउंसमेंट की जाएगी और उसके बाद तीसरी प्रोनाउंसमेंट की जाएगी। तो जब फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट हो गई, सेकंड प्रोनाउंसमेंट हो गई, तो उस टाइम ये रिवोक किया जा सकता है। ठीक, बट अगर रिवोक नहीं हुआ और थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो गई वो थर्ड तोहर पीरियड में, तो ये फाइनल हो जाता है और इररिवोकेबल हो जाता है। ठीक है, अब आता है तलाकुल बिद्दत, इसको हम ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। ये शियाज में नहीं रिकॉग्नाइज था, सुन्नीस में रिकॉग्नाइज था। तलाक 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 हो गया। ठीक, बट ये शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, उसमें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, आर्टिकल 14 का वायलेशन बताया गया था। इस केस के बाद एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया, जिसने बोला कि अब आज के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, बट अगर फिर भी कोई करता है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट है प्लस फाइन। ये बहुत जगह पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 3 इयर्स की पनिशमेंट है। अब इसके बाद आता है आपका इला और जिहर। ठीक, ये सारे जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हस्बैंड के पास राइट है तलाक देने का। ठीक,
इला हस्बैंड साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ये ओथ ले लेंगे कि मैं अपनी वाइफ के साथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, ये ध्यान रखना 4 मंथ, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाऊंगा। ठीक, अब ये रिवोक हो सकता है, आंसर इज यस। ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं तो, या फिर ये वर्बली कह दें कि हाँ भाई जो ओथ ली थी वो मैं वापस लेता हूं, वो भी ड्यूरिंग 4 मंथ्स। जैसे ही 4 मंथ्स हो जाएंगे ये तलाक डाइवोर्स हो जाएगा इला का। ठीक, और इसमें और कुछ नहीं करना, डाइवोर्स हो गया आफ्टर 4 मंथ। बट शियाज में इतना असारिया के स्कूल्स में वाइफ जो है उनको कोर्ट का ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा, तब डाइवोर्स माना जाएगा, वरना डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना। अब जहर क्या है, अगेन हस्बैंड साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वहां पे ओथ ली जाती है। ठीक, यहां पे क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है वाइफ को प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में। अब प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉर एग्जांपल मदर सिस्टर्स जो हमने पहले पढ़े थे, वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरी मदर जैसी हो, आप मेरी सिस्टर जैसी हो, तो ये नेक्स्ट 4 मंथ तक उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं होगा। क्या ये रिवोक हो सकता है, आंसर इज यस, रिवोक किया जा सकता है। एक स्लेव फ्री कर दो, या फिर 2 मंथ तक फास्ट रखो, या 60 पुअर लोगों को खाना खिलाओ, इनमें से आप कोई एक चीज कर लोगे, ये रिवोक हो जाता है। बट आफ्टर 4 मंथ्स अगर ये वापस नहीं लिया गया, रिवोक नहीं किया गया, तो आफ्टर 4 मंथ्स ये ऑटोमेटिकली डाइवोर्स नहीं होगा। यहाँ पे वाइफ को कोर्ट में जाना पड़ेगा और जुडिशियल डाइवोर्स इस ग्राउंड में लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे अब तक डाइवोर्स के फॉर्म थे जो हस्बैंड के पास थे। सो अब आते हैं डाइवोर्स एट इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। सबसे पहले आता है तलाक तफवीद। ठीक, तलाक तफवीद को डेलीगेटेड तलाक बोलते हैं। हस्बैंड के पास जो पावर होती है तलाक की, वो वाइफ को दे देते हैं। ठीक, एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वाइफ को दे दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं तलाक तफवीद। सेकंड है खुला एंड मुबारक। ठीक, ये बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट से ही होते हैं। अब खुला का जो मीनिंग है वो होता है टेक ऑफ क्लोथ्स। ये तलाक जो है खुला, वो वाइफ हस्बैंड को ऑफर देती हैं, उनकी कंसेंट मांगती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइफ है, ये हस्बैंड को ऑफर देती हैं कि आप मेरे को रिलीज कर दो यहाँ से, मैरिज से। ठीक, उसके बदले में ये कुछ पेमेंट देंगी। ठीक, तो ये विदाउट कंपनसेशन या पेमेंट के नहीं होगा। फिर हस्बैंड जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये डाइवोर्स हो जाएगा। तो ऑफर जो है वो हमेशा वाइफ से जाएगा, किसको, हस्बैंड को। ऑफर कौन देगी, वाइफ देगी, एक्सेप्ट कौन करेगा, हस्बैंड करेगा। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है उससे पहले वाइफ इसको रिवोक भी कर सकती है। ठीक, और अगर हम सुन्नी लॉ में देखें तो कोई विटनेस की जरूरत नहीं है, बट शियाज लॉ में देखें अगर ये खुला डाइवोर्स हो रहा है तो विटनेस की जरूरत है, दैट इज 2 मेल और 1 मेल प्लस 2 फीमेल, जो कि साउंड माइंड होने चाहिए। अब बात करते हैं मुबारक की। मुबारक में क्या होता है, देखो इसका डिफरेंस भी यही क्लियर हो जाएगा। मुबारक में क्या होता है, दोनों पार्टीज को डाइवोर्स चाहिए होता है, दोनों चाहते हैं हम एक दूसरे से अलग हो जाए, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज होती हैं रेडी। तो ऑफर जो है दोनों में से कोई भी दे सकता है, हस्बैंड भी दे सकता है या वाइफ भी दे सकती है, आइदर पार्टी दे सकती है। और कोई भी ऑफर देगा तो दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट, फस्क। फस्क होता है एक तरीके का जुडिशियल डाइवोर्स जो कि कोर्ट से लिया जाता है। एप्लीकेशन किसके द्वारा लगाई जाएगी, वाइफ के द्वारा। उसके बाद आते हैं लियन। लियन डाइवोर्स में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो वाइफ में एक चार्ज लगाता है, दैट इज एडल्ट्री, उनके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आपने एडल्ट्री की है। ठीक, वो जब चार्ज फॉल्स प्रूव हो जाता है कि वो चार्ज झूठा है,
तब वाइफ के पास ग्राउंड आ जाता है और वाइफ कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले सकती है। अब इसके बाद आता है एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। वहां पे भी सेक्शन 2 में ग्राउंड्स दे रखे हैं वाइफ को कि वहां पे भी इन ग्राउंड्स में वो डाइवोर्स ले सकती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक दो बार पूछा गया कौन से सेक्शन में है, और एक दो बार पूछा गया टोटल ग्राउंड कितने हैं। तो ग्राउंड्स क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। अगर हस्बैंड मिसिंग है 4 इयर्स के लिए, 4 साल के लिए अगर हस्बैंड मिसिंग है, ठीक। अगर हस्बैंड फेल है मेंटेनेंस देने के लिए, वाइफ को मेंटेन करने के, दैट इज फॉर 2 इयर्स, ठीक। मिसिंग कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और मेंटेनेंस कितने साल के लिए नहीं दे पा रहा है? 2 साल के लिए। अगर हस्बैंड को इंक्रीजमेंट हो गई है 7 साल के लिए, या हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, इंसैनिटी, लिप्रोसी या वेनरल डिसीज है, वाइफ के पास ऑप्शन ऑफ पुबर्टी है, या हस्बैंड क्रूएलिटी करता है, या और कोई अदर वैलिड ग्राउंड। तो ये सारे जो अभी तक हमने पढ़े ये सब डाइवोर्स के थे। हमने हस्बैंड के भी पढ़ लिए और वाइफ के भी पढ़ लिए, ठीक। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड रिनाउंस कर देता है इस्लाम को, ठीक, अगर हस्बैंड रिनाउंस कर देता है इस्लाम को, तो जो मैरिज है हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक, वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है। वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है उस मोमेंट से जब उसने रिनाउंस किया। बट ऑन द अदर हैंड अगर वाइफ यही सेम चीज करें, रिनाउंस कर दें इस्लाम को, ठीक, तो मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक। ये एक डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक। तो यहां पे डिक्री ऑफ डाइवोर्स ली जाएगी, इस पॉइंट में डिक्री ऑफ डाइवोर्स ली जाएगी। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक मैरिज डिसॉल्व हो जा रही है, बट यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती, ठीक। तो आप डिक्री ऑफ डाइवोर्स ले सकते हो। तो ये सारे जो मेंटेनेंस टॉपिक जो हमने कवर करना है, मेंटेनेंस, ठीक। मेंटेनेंस में बेसिकली प्री में यही केस है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में बोला गया था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी सेकुलर प्रोविजन है, वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 का। ये मेंटेनेंस का केस है, लैंडमार्क केस है, ठीक। अब इस केस में बोला गया कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई होता है और वो सेकुलर प्रोविजन है कि वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। अब इसी के बाद ये 1985 में आया, 1986 में लेजिस्लेचर एक एक्ट लेकर आया, वो था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, ठीक। अब इसके सेक्शन 31B में क्या बोला गया कि मेंटेनेंस दिया जाएगा बट ड्यूरिंग इद्दत ओनली, ठीक। इद्दत पीरियड जो होगा उसी पीरियड में हस्बैंड डाइवोर्स देगा, उसके बाद नहीं देगा। पहली चीज ये एक चेंज कर दिया गया। दूसरी चीज बोली गई कि शाहबानो के केस में बोला डायरेक्ट आप सेक्शन 125 फाइल कर सकते हैं, बट इस एक्ट में बोला आप डायरेक्ट सेक्शन 125 फाइल नहीं कर सकते, ठीक। सेक्शन 5 की कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या थी? सबसे पहले जब फर्स्ट डेट होगी, हियरिंग होगी मेंटेनेंस केस की, उसमें आपको एफिडेविट देना है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी कि वो इस एक्ट से केस ट्रांसफर करते हैं सेक्शन 125 में। अब समझो अगर हस्बैंड तैयार होता तो वो तो पहले ही दे देता, उसे क्या इशू है? अगर सेक्शन 125 में केस चलाना है तो उसे इशू क्या है, ठीक। तो वो बिना केस के भी दे देगा। बट अगर यहाँ पे हस्बैंड का एफिडेविट नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं है, तो सेक्शन 125 में केस फाइल नहीं होगा, ठीक। तो ये एक मेजर चेंजेस कर दिए जिससे शाहबानो की रूलिंग चेंज कर दी गई। इसके बाद एक केस आता है डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया एक्ट की, ठीक। और बात की गई कि सिर्फ इद्दत तक मेंटेनेंस जो दिया जा रहा है वो गलत है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इद्दत तक जो दिया जा रहा है वो सिर्फ इद्दत तक नहीं दिया जाएगा, पूरी लाइफ तक दिया जाएगा अनलेस शी रीमैरीज, ठीक। मतलब वाइफ जो है उसको सिर्फ इद्दत तक नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, उसको पूरी लाइफ आप दोगे मेंटेनेंस। हाँ,
अगर वो रीमैरिज कर लेती है तब नहीं दोगे। सेकंड, ये जो एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन करता है, तो वो मना कर दिया कोर्ट ने कि वो नहीं है। तो मेंटेनेंस में सिर्फ इतना ही है पढ़ने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये केस आप हमेशा याद रखना, तो वैसे याद ही होता है सबको, बट स्टिल ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है गिफ्ट, जिसको हम हिब्बा भी बोलते हैं। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखें तो चैप्टर 7 सेक्शन 122 में गिफ्ट डिफाइन है, बट ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में अप्लाई नहीं करता टीपीए। ये हमेशा याद रखना, ये प्री का क्वेश्चन भी बनता है। वो टीपीए अप्लाई नहीं करता मुस्लिम पर्सनल लॉ का, वरना हम यहाँ गिफ्ट क्यों पढ़ रहे होते, वहीं पे पढ़ दिया, खत्म हो गया। ठीक। अब हिब्बा के इसेंशियल्स क्या क्या है? फर्स्ट, डिक्लेरेशन होगी, एक एक्सेप्टेंस होगी, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगा। अब देखो, एक ए पर्सन है, एक बी है, ए गिफ्ट दे रहा है कोई भी चीज बी को, ठीक। तो ए क्या कहलाएगा? डोनर। और बी क्या कहलाएगा? डोनी। ठीक। डोनर और डोनी दो पार्टीज होती हैं, तो हमेशा डोनर गिफ्ट देगा डोनी को। ये ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। जो डिक्लेरेशन की जाएगी गिफ्ट की, ठीक, वो क्लियर होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। और ये जो डोनर है ये मुस्लिम होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, मुस्लिम होना चाहिए, प्लस एडल्ट एंड साउंड माइंड, एज वेल एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जो डिक्लेरेशन कर रहा है उसके लिए ये चीजें जरूरी है कि डोनर डोनी को गिफ्ट देगा, डोनर ओरल भी डिक्लेरेशन कर सकता है, एज वेल एज राइटिंग में भी डिक्लेरेशन क्लियर होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वॉलंटरली होनी चाहिए। डोनर जो है वो मुस्लिम होगा, एडल्ट होगा, प्लस साउंड माइंड होगा, एज वेल एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होगा। ठीक। अब एक तरीके का डिक्लेरेशन हो गई। अब गिफ्ट एक्सेप्ट कौन करेगा? डोनी करेगा। ठीक। डोनी गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पे डोनर मुस्लिम होना चाहिए, बट यहां पे डोनी नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो मुस्लिम किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, आइदर मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को। इवन एक चाइल्ड है मदर्स वॉम में, क्या उसे गिफ्ट दिया जा सकता है? आंसर इज यस, बट जिस दिन गिफ्ट हुआ है उसके विद इन 6 मंथ उसका बर्थ होना जरूरी है, तभी वो वैलिड गिफ्ट होगा, अदरवाइज वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। ठीक। इवन अनसाउंड को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। अगर आप अनसाउंड को गिफ्ट दे रहे हो तो एक्सेप्ट कौन करेगा? उसके बिहाफ में गार्जियन एक्सेप्ट करेगा। ज्यूरिस्ट पर्सन को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी एक्सेप्टेंस के बारे में। अब आती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक। अब डोनर ने डोनी को जब गिफ्ट दिया तो एक्सेप्टेंस हुई, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर होगी। गिफ्ट कब से लागू होगा? जिस दिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगी, ना कि जिस दिन डिक्लेरेशन हुई है। हमेशा ये पॉइंट याद रखना। गिफ्ट कब से अप्लाई माना जाएगा? जिस दिन से डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुआ है, ना कि जिस दिन से डिक्लेरेशन हुई है। ठीक है। अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन मैंडेटरी है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? अब जो डोनर और डोनी है एक साथ रहते हैं, ठीक, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं भी हो रहा, कोई इशू नहीं है। अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है, गार्जियन अगर बच्चे को दे रहा है, या डोनी के ऑलरेडी पोजेशन में प्रॉपर्टी है, तो ये केसेस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं भी हो रहा तो भी वैलिड गिफ्ट होगा। ठीक। अब एक केस है इसमें, हुसैना बाई वर्सेस जोरा बाई, एमपी हाई कोर्ट का केस है 1960 का। इसमें बोला था पर्दा नशीन वुमेन जो होती है वो भी गिफ्ट कर सकती हैं और वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा, वो गिफ्ट वॉइड नहीं होगा। बट बर्डन ऑफ प्रूफ डोनी पे है, डोनी प्रूव करें कि वो फ्री कंसेंट से दिया गया है। डोनी प्रूव करे कि ये जो गिफ्ट दिया गया है ये फ्री कंसेंट से दिया गया है। ठीक। तो ये याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। अब जो गिफ्ट है ऑलरेडी हमने देखा अनबोर्न पर्सन को दिया जा सकता है तो वो वॉइड होता है, बट अगर वो बच्चा बॉर्न हो जाता है विद इन 6 मंथ तो वो वैलिड होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इवन गिफ्ट दिया जा सकता है मॉस्क को, अदर इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी वैलिड गिफ्ट होता है। अब क्या गिफ्ट रिवोक हो सकता है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ? ठीक, तो आंसर इज यस, हो सकता है। कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ डोनर।
क्या उसके लीगल हायर कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डोनर जो गिफ्ट दे रहा है वही रिवोक कर सकता है। और अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या लीगल हायर्स रिवोक कर सकते हैं? आंसर इज नो। अब सुन्नी लॉ में क्या है वो देखते हैं। सुन्नी और शियास यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में है। सुन्नी क्या कहता है? ये रिवोकेबल है, ठीक। इवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी रिवोक हो सकता है। इवन आफ्टर प्रॉपर्टी की जब डिलीवरी हो रही है तब भी रिवोक हो सकता है। उसके कुछ केसेस है। केसेस क्या है? अगर सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाइड ही नहीं है, या गिफ्ट सदका का है, या डोनी की डेथ हो गई, तो इन केसेस में ये गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल है। सुन्नी की बात करें तो सुन्नी में कभी रिवोकेबल कैंसिल नहीं है, ये रिटर्नेबल है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ गिफ्ट, ठीक। जब हम टाइप्स ऑफ गिफ्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट है हिब्बा बिल एवज। हिब्बा बिल एवज ये विद कंसिडरेशन दिया जाता है गिफ्ट, और एक तरीके का ये एक्सचेंज होता है। एक तरीके का ये एक्सचेंज होता है। सेकंड हिब्बा ब शर्तुल एवज, इसमें शर्त होती है कि मैं अभी आपको गिफ्ट दे रहा हूं, फ्यूचर में आप मुझे दीजिएगा। ये पोस्टपोन्ड हो जाता है एक तरीके का कि फ्यूचर में गिफ्ट मिलेगा। सेकंड इज सदका, जो रिलीजियस पर्पस के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज एरियर। एरियर एक लाइसेंस होता है जो कि विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था हिब्बा के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक अब जो है हमारा है वो है विल, ठीक। अब देखो विल और गिफ्ट में एक चीज आप हमेशा याद रखना, गिफ्ट जब डिलीवरी हो जा रही है प्रॉपर्टी की वो तब से अप्लाई हो जाता है, बट विल कब होगी? आफ्टर द डेथ ऑफ द लिगेटर। जो विल कर रहा है उसकी जब डेथ हो जाएगी तब इफेक्ट में आती है। ये प्री में पूछा जाता है बहुत, ठीक। अब इसके इसेंशियल्स क्या है? देखो दो पार्टी होंगी, जो विल करेगा लिगेटर, दूसरा लिगेटिव, ठीक। दोनों कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और एक चीज अगेन, लिगेटर जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, और ये नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है। ओरल में हो सकती है, रिटर्न में हो सकती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता, साउंड माइंड होना है, मेजर होना है, ये सारी कंडीशन जो गिफ्ट वाली हैं वही अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज समझना आप, ठीक। विल कर रहा है ए, एक पर्सन जिसका नाम ए है, ठीक। अब वो मुस्लिम है जब उसने विल की, बट अब उसने कन्वर्ट कर लिया, अब वो नॉन मुस्लिम हो गया, तो क्या होगा? अब वो नॉन मुस्लिम हो गया, या जब उसकी डेथ हुई तब वो नॉन मुस्लिम था, तो अंडर मलिकी स्कूल ये नॉट वैलिड है, ठीक। अंडर मलिकी स्कूल दिस इज नॉट वैलिड, बट अंडर हनाफी इट इज वैलिड, ठीक। मलिकी में वैलिड नहीं रहेगी और हनाफी में वैलिड हो जाएगी। अब जिस इंसान ने विल की है वो सुसाइड कर लेगा तब क्या होगा? ये जो ए पर्सन है इसने विल की उसके बाद सुसाइड कर ली, तो सुन्नीस में ये वैलिड विल मानी जाएगी, बट शियास में ये इनवैलिड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, तो हमेशा याद रख लेना। अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो मलिकी में नॉन वैलिड होगी और हनाफी में वैलिड होगी, बट अगर सुसाइड कर लेता है तो सुन्नी में वैलिड होगी और शिया में इनवैलिड। आगे देखते हैं। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी वो बिक्वेथ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ में कुछ डेब्ट्स थे, कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो वो सब डिडक्ट करके 80 लाख बचे, तो ये 80 लाख वाली प्रॉपर्टी विल में जाएगी, ना कि 1 करोड़ वाली, ठीक है। अब लिगेटर जो है उसके पास टेस्टामेंट्री राइट्स भी होने चाहिए, ठीक। अब जो मुस्लिम है वो गिफ्ट तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है, पीछे हमने गिफ्ट पढ़ा तो वो हिब्बा तो पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है 100%, बट जब विल का केस आता है तो विल के केस में मैक्सिमम वो 1/3 प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, इवन अपने लीगल हायर्स को या नॉन लीगल हायर्स को, ठीक। अब जब मुस्लिम विल करता है किसी नॉन लीगल हायर को, स्ट्रेंजर को, तो मैक्सिमम
1/3 कर सकता है और इसके लिए उसे किसी की भी कंसेंट नहीं चाहिए। बट जब वो लीगल हायर्स को विल करता है तो उसे रेस्ट रिमेनिंग लीगल हायर्स की कंसेंट चाहिए और वो भी मैक्सिमम 1/3 प्रॉपर्टी विल की जा सकती है। 1/3 या 1/3 से कम, दोनों केसेस में ये 1/3 है। बट लीगल हायर्स में कंसेंट चाहिए, स्ट्रेंजर के लिए कंसेंट भी नहीं चाहिए। ठीक, क्या विल रिवोक हो सकती है? आंसर इज यस। टेस्टेटर कर सकता है, वही विल कर रहा है, वो कभी भी कैंसिल कर सकता है एनी टाइम। ठीक, जब तक वो जिंदा है, क्योंकि उसके मरने के बाद ही इफेक्टिव में आएगी। ठीक है, अब ये चीज देखो, मर्डरर। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ए ने बी को गिफ्ट दी, वो विल दी, सॉरी गिफ्ट कह रहा हूं, विल दिया। ठीक, अब बी ए का मर्डर कर देता है तो क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर हम सुन्नीस में देखें, अगर बी इंटेंशनली मर्डर कर रहा है तो ये इनवैलिड हो जाएगी, तो विल इनवैलिड हो जाएगी। बट अगर विदाउट इंटेंशन मर्डर किया तो क्या होगा? तब भी इनवैलिड रहेगी। ठीक, दोनों केसेस में इनवैलिड हो गई, चाहे विद इंटेंशन हो चाहे विदाउट इंटेंशन हो। बट जब शियास की बात करते हैं हम, शिया में अगर विद इंटेंशन किया है तो इनवैलिड, बट विदाउट इंटेंशन गलती से हो गया है तो वो गिफ्ट विल वैलिड रहेगी। पता नहीं क्यों गिफ्ट बोल दे रहा हूं मैं। ठीक, शिया में विदाउट इंटेंशन अगर मर्डर हुआ है तो वैलिड विल रहेगी। तो ये थोड़ा आप सिर्फ ये पोर्शन आपको ध्यान रखना, बाकी तो इनवैलिड 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 है तीनों में। बट शियास के केस में जब विदाउट इंटेंशन मर्डर किया जा रहा है तो वैलिड रह रही है। ठीक, अब जब विल की जा रही है अनबोर्न पर्सन में तो क्या होता है? सुन्नीस में वैलिड रहेगी, बट वो चाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द विल बॉर्न हो जाए। ठीक, ये याद रखना, 6 मंथ कब से है? फ्रॉम द डेट ऑफ द विल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पे गलती कर बैठते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ठीक, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द विल है। और शियाज में अगेन वैलिड रहेगी, बट कब तक वो चाइल्ड बोर्न होना चाहिए? टेस्टेटर की डेथ तक। ठीक, जब तक वो जो इंसान विल कर रहा है जब तक वो जिंदा है तब तक बोर्न हो जाए, बट यहां पे विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमारी विल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है गार्जियनशिप। गार्जियनशिप जो है वो 3 चीजों की होती है। फर्स्ट, जबर, जो निकाह के टाइम में गार्जियनशिप होती है। सेकंड, इजनत, बॉडी की गार्जियनशिप। एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टी की। तो ये जबर और इजनत नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गई जबर, एक हो गई इजनत और एक हो गई प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हनाफी, अगर कोई सन जो लेस देन 7 ईयर है या कोई फीमेल जिसकी एज ऑफ पुबर्टी नहीं है तो उसकी गार्डियन कौन होगा? मदर। ठीक, अकॉर्डिंग टू शिया, कोई सन जो कि 12 साल से छोटा है, डॉटर 7 साल से छोटी है, तो उसकी गार्डियन कौन होगी? मदर। बट ये डिफेक्टो गार्डियन ही होगी सिर्फ। ठीक है, अब बात आती है हिजनत बॉडी, ठीक, ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका गार्जियन बॉडी का कौन होगा? तो वो होंगी मदर। ठीक, बट सन और डॉटर की एज 7 ईयर से कम होनी चाहिए, अप टू 7 ईयर। ठीक, तो मदर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जबर की। ठीक, तो जबर में शिया में अगर देखा जाए तो गार्जियन कौन है? सबसे पहले फादर, फिर ग्रैंडफादर। और अगर बात की जाए सुन्नीस में तो फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, मदर और फिर कोड, फिर आता है हमारा कोड। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेथ एंड इलनेस, जिसको हम बोलते हैं मर्जुल मौत। ठीक, बेसिकली होता क्या है, कोई इंसान है बहुत टाइम से बीमार है, उसको लगता है उसकी डेथ होने वाली है और कंडीशन ही ऐसी है, तो उसको बोला जाता है मर्जुल मौत उस कंडीशन को। उस टाइम में जो ट्रांजैक्शन की है उस मुस्लिम ने, तो उनका क्या होगा? ठीक, अगर कोई वक्फ किया है, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो यस वैलिड है अप टू 1/3। ठीक, वक्फ किया है तो वो वैलिड रहेगा अप टू 1/3। अगर कोई मैरिज की है डेथ बेड इलनेस में तो वो मैरिज इनवैलिड कहलाएगी। बट
अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वैलिड मैरिज। ठीक। मेहर, तो मेहर इसमें दिया जाएगा मेहर एक मिस्ल की तरह। ठीक। डाइवोर्स अगर किया है ड्यूरिंग डेथ एंड इलनेस तो वो वैलिड डाइवोर्स माना जाएगा शिया एज वेल एज सुन्नीज में। अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो अगर गिफ्ट किया नॉन लीगल हायर को, तो मैक्सिमम 1/3 कर सकते हैं, वो भी विदाउट कंसेंट। ये अब नेक्स्ट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक ये हमारा वक्फ, इसके बाद मुस्लिम लॉ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। वक्फ सेक्शन 2(1) वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 में डिफाइंड है। ठीक। बेसिकली वक्फ क्या होता है, एक प्रॉपर्टी हम अल्लाह को दे रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं। ठीक। तो एक तरीके का जब हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइड ओनरशिप ऑफ गॉड, गॉड दैट इज अल्लाह। ठीक। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है। एक बार आपने वर्क कर दिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता। ठीक। कंडीशनल और कॉन्टीजेंट वक्फ वॉइड होते हैं। अब वक्फ में कौन सी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी भी। ठीक। अब जो वक्फ कर रहा है इंसान, ठीक, वो मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्लस मेजर होना चाहिए और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। आप जब अपनी प्रॉपर्टी के ओनर होगे तभी आप वक्फ कर सकते हो। अब इसके इसेंशियल्स क्या है, परमानेंट डेडिकेशन होनी चाहिए, फाउंडर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। ठीक। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल भी होनी चाहिए। पता चले प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल ही नहीं है और आप वक्फ कर दे रहे हो। ठीक। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाएगा, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक। अब एक टर्म आता है मुतवाली। मुतवाली कौन होता है, मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है। ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वक्फ के। पहले खानखा, एक ये इंस्टीट्यूशन होता है जो रिलीजियस एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक। और ये गवर्न किया जाता है सज्जादा नशीन के द्वारा। ठीक। और ये माइनर और वुमेन नहीं हो सकते। ठीक। ये माइनर और वुमेन नहीं हो सकते, बेसिकली ये टीचिंग देते हैं, रिलीजियस टीचिंग। ठीक। इमाम बारा, ठीक है, इमाम बारा बेसिकली एक शियास में होता है कि अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पे रिलीजियस चीजें होती हैं। ठीक। तकिया एक रेस्ट करने का प्लेस होता है। दरगाह, दरगाह हमने सुनी ही होंगी। ठीक। दरगाह बेसिकली कोई सेंट वगैरह होते हैं, आफ्टर देयर डेथ वो बनाई जाती है। ठीक। तो ये सारी चीजें थी हमारी मुस्लिम लॉ में और इसी के साथ हमारा मुस्लिम लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।